यदि आप इंटरनेट पर भारत के सबसे विवादित विषयों की एक सूची ढूंढेंगे तो वहां पर आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन आपको सबसे ऊपर दिखाई देगा। रिजर्वेशन न केवल बुद्धिजीवियों के बीच बहस का विषय रहा है, बल्कि आम लोग चाय के चौपाल पर आपको रिजर्वेशन पर बहस करते हुए नजर आ जाएंगे। लेकिन किसी भी सार्थक बहस की जो सबसे पहली शर्त होती है वो ये है कि बेसिकली आपको उस पूरे टॉपिक के बारे में, उस विषय के बारे में तमाम जानकारियां मौजूद होनी चाहिए, आपके पास तमाम फैक्ट्स मौजूद होने चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली आरक्षण से जुड़े जो तमाम टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को समझेंगे, आरक्षण के इतिहास को जानेंगे, आरक्षण के वर्तमान को जानेंगे, आरक्षण के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहे हैं अब तक, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस क्या क्या रहे हैं, उन तमाम चीजों को आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करने वाले हैं। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हमने वीडियो का इंट्रोडक्शन देख लिया है, तो जो हमारा सबसे पहला टॉपिक होने वाला है वो है भारत में आरक्षण का इतिहास क्या रहा है, आरक्षण की हिस्ट्री क्या रही है। तो एक बार हम उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर आरक्षण के अर्थ को अगर आप समझें, रिजर्वेशन के मतलब को अगर आप समझें भारत के कॉन्टेक्स्ट में, तो आप कह सकते हैं रिजर्वेशन एक सरकारी नीति है, एक सरकारी पॉलिसी है जिसका प्राथमिक लक्ष्य है कि भारत के जो संवेदनशील ग्रुप हैं यानी कि जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, वो ग्रुप्स जो कि भारत की कम्युनिटी में, भारत की जो पूरा मेन स्ट्रीम सोसाइटी है वहां पर हाशिए पर मौजूद हैं, मार्जिन पर मौजूद हैं, उन लोगों को बेसिकली मुख्य धारा से जोड़ना और उनको सामाजिक न्याय प्रदान करना, इसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की ओर से भारतीय संविधान में आरक्षण की पॉलिसी को जो है शामिल किया गया था। आरक्षण को आप सकारात्मक भेदभाव भी कह सकते हैं। सकारात्मक भेदभाव यानी कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, या फिर आप इसको जो है पॉजिटिव अफर्मेशन भी कह सकते हैं। अब पॉजिटिव अफर्मेशन, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब है? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब यह है कि यहां पर लोगों के साथ भेदभाव तो किया जाता है, लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन तो होता है, लेकिन उस डिस्क्रिमिनेशन का प्राथमिक उद्देश्य लोगों को सामाजिक न्याय देना है। यानी कि उस डिस्क्रिमिनेशन का प्राथमिक लक्ष्य जो है वो सकारात्मकता फैलाना है, वो पॉजिटिविटी लेकर के आना है। तो इसी वजह से रिजर्वेशन की पॉलिसी को सकारात्मक भेदभाव यानी कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी भी कहा जाता है। इसके अलावा इसके इतिहास की अगर आप बात करें, आरक्षण की हिस्ट्री को अगर आप देखें, तो अगर आपको भारत में आरक्षण की हिस्ट्री को समझना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें भारत का जो सोशल स्ट्रक्चर है, जो हमारा सामाजिक ढांचा है, उस ढांचे को समझना पड़ेगा। तो अगर आप हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म के तहत आपको जाति व्यवस्था देखने को मिलती है, यानी कि कास्ट सिस्टम देखने को मिलता है। तो जाति व्यवस्था में क्या हुआ है, लोगों को 4 वर्णों में डिवाइड किया गया है, 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से ग्रुप्स हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो 4 ग्रुप आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। और सभी ग्रुप्स के कुछ विशिष्ट कार्य निर्धारित किए गए हैं। कुछ लोगों को पढ़ने और पढ़ाने का काम दिया गया है, कुछ लोगों को युद्ध का काम दिया गया है, कुछ लोगों को व्यापार करने का काम दिया गया है, किसानी करने का काम, आर्टिसंस को शामिल किया गया है, कुछ लोगों को बेसिकली जो अमानवीय कार्य हैं वो दिए गए हैं। और यही चीज बेसिकली भारत की जो पूरी जाति व्यवस्था है उस पर एक बड़ा सवालिया निशान पैदा करती है, क्योंकि जो हमारी जाति व्यवस्था है ये समाज में भेदभाव और अनटचेबिलिटी को बढ़ावा देती है। भारत में बेसिकली आपको ये पूरी व्यवस्था जो है वो, इसका नेगेटिव पक्ष यहां पर निकल करके आता है कि जाति व्यवस्था की वजह से भारत में आपको भेदभाव देखने को मिलता है, लोगों के साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, लोगों को अनटचेबिलिटी का सामना करना पड़ता है। तो लोगों के साथ जो है अमानवीय व्यवहार किया जाता है, अनह्यूमन बिहेवियर यहां पर आपको देखने को मिलता है। उनके जो बुनियादी अधिकार हैं वो उनको प्रदान नहीं किए जाते, जैसे जीवन का अधिकार जो है, राइट टू लाइफ जो है, वो उनको प्रदान नहीं होता है। गरिमापूर्ण जीवन का जो अधिकार है वो इस पूरी जाति व्यवस्था की वजह से लोगों को प्राप्त नहीं हो पाता है। अब अगर आप ये व्यवस्था देखेंगे तो ये व्यवस्था आपको कुछ हद तक जो प्लेटो की व्यवस्था है, जो सोसाइटी की व्यवस्था है, प्लेटो ने जो आपका स्टेट की व्यवस्था दी है, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन की थ्योरी दी है, वहां पर नजर आएगी। लेकिन प्लेटो और भारत में जो वर्ण व्यवस्था है उसके बीच में एक बेसिक सा डिस्टिंक्शन भी आपको नजर आएगा। प्लेटो की जो व्यवस्था है वहां पर भी काम को डिवाइड किया गया है, वहां पर भी आपको जो है एक गोल्ड क्लास देखने को मिलेगी, कॉपर क्लास मिलेगी और एक सिल्वर क्लास मिलेगी। लेकिन प्लेटो की जो व्यवस्था है वहां वो व्यवस्था आपका जन्म पर आधारित नहीं है, वो हेरिडेटरी व्यवस्था नहीं है, वो वंशानुगत व्यवस्था नहीं है, वो व्यवस्था आपकी मेरिट पर निर्भर करती है। जबकि भारत की व्यवस्था की जब आप बात करते हैं तो भारत की व्यवस्था में बेसिकली आप जन्म से ही एक जाति से जुड़ जाते हैं, जो कि जाहिर तौर पर एक नकारात्मक पक्ष इसका निकल करके आता है, क्योंकि इसकी वजह से छुआछूत को और अनटचेबिलिटी जैसी जो प्रथाएं हैं, जो कुप्रथाएं हैं, जो बिल्कुल बैड प्रैक्टिसेस हैं, उन प्रैक्टिसेस को बढ़ावा मिलता है।
तो अब इसका परिणाम क्या रहता है? इसी प्रैक्टिस का परिणाम है कि भारत में आरक्षण या फिर सकारात्मक भेदभाव की व्यवस्था की जरूरत पड़ती है। तो ये तो हमने सबसे पहले समझा कि आखिर हमें इस व्यवस्था की जरूरत क्या है। अब इसके इतिहास को अगर आप समझें कि इसका इतिहास कहां पर आपको मिलता है, तो भारत में आरक्षण की व्यवस्था का इतिहास आपको भारत की आजादी से पहले ढूंढने को मिलेगा। इस पूरा जो आरक्षण का मूल विचार है, जो बेसिक सा आइडिया है, वो आइडिया आया था विलियम हंटर और ज्योतिबा फुले द्वारा 1882 में पेश किया गया था, जहां पर बेसिकली आपका भेदभाव और छुआछूत को आधार बनाते हुए आरक्षण दिए जाने की बात की गई थी। विलियम हंटर की अगर आप बात करें तो विलियम हंटर बेसिकली भारत में एक ब्रिटिश ऑफिशियल थे, ब्रिटिश मिनिस्टर थे, और जिन्होंने बेसिकली भारत में पहली बार बाइबल को हिंदी में ट्रांसलेट किया था। इसके अलावा इन्होंने ये एशियाटिक जो सोसाइटी थी बंगाल की, उसके भी मेंबर थे। तो इन्होंने भारत में एक महत्वपूर्ण काम किया। और ज्योतिबा फुले के बारे में तो हम सभी जानते हैं, ये बेसिकली भारत में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट सामाजिक कार्यकर्ताओं में से एक माने जाते हैं। तो 1882 में इन दोनों लोगों की ओर से भारत में जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर जो है बेसिकली जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसको खत्म करने के लिए एक आरक्षण जैसी व्यवस्था का विचार पेश किया। लेकिन अगर आप वर्तमान कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इस संबंध में जो मूल विचार है वो आपको देखने को मिला था 1933 में, यानी कि 1933 में। क्योंकि 1933 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडॉनल्ड की ओर से एक कम्युनल अवार्ड दिया गया, यानी कि कम्युनल अवार्ड यानी कि एक निर्णय लिया गया, जिस निर्णय को कहा जाता है कम्युनल अवार्ड, या फिर आप इस निर्णय को मैकडॉनल्ड अवार्ड भी कहते हैं। इसमें क्या हुआ? तो इस पूरे डिसीजन में भारत में जो विभिन्न समूह थे, जो विभिन्न ग्रुप थे, उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिए गए, उनको जो है अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दिए गए। अलग अलग ग्रुपों की अगर आप बात करें तो इसमें एंग्लो इंडियन शामिल थे, इसमें जो इंडियन क्रिश्चियंस थे उनको शामिल किया गया, इसमें सिख को शामिल किया गया, जो हमारी सिख कम्युनिटी के लोग हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, जो दलित कम्युनिटी के लोग हैं। तो अब हुआ क्या? सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या देखने को मिला? तो यहां पर क्या किया गया कि भारत की जो तमाम पॉपुलेशन थी, भारत की जो तमाम आबादी थी, उसको अलग अलग ग्रुपों में डिवाइड कर दिया गया, अलग अलग समूहों में डिवाइड कर दिया गया, और हर ग्रुप के लिए एक स्पेसिफिक निर्वाचन क्षेत्र डिसाइड किया गया। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक जगह है जहां पर जिसको डिसाइड किया गया कि यहां पर केवल सिख, ये केवल जो है सिख कम्युनिटी का सेपरेट इलेक्टोरेट है। इसका मतलब यह होगा कि इस जगह पर केवल सिख व्यक्ति ही आपका चुनाव लड़ पाएगा और उसमें सिख व्यक्ति ही आपका मतदान कर पाएंगे। तो इसको सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था कहा गया। लेकिन अब इस पूरी व्यवस्था में महात्मा गांधी के इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने आते हैं, और वो जो दलितों को यहां पर एक माइनॉरिटी के तौर पर शामिल किया गया था, उसका विरोध करते हैं। क्यों विरोध करते हैं? क्योंकि महात्मा गांधी का यह कहना था कि बेसिकली अगर हम दलितों को एक माइनॉरिटी के तौर पर शामिल करते हैं, तो इसकी वजह से जो हमारा जो हिंदू कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी में आपको फूट देखने को मिलेगी, और इसकी वजह से जो आपके दलित कम्युनिटी है, या फिर आप कहें जो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, उस समय ये नाम नहीं हुआ करता था, बेसिकली जो दलित कम्युनिटी थी, वो आपका और ज्यादा, उसका और ज्यादा एक्सक्लूजन हो जाएगा, वो और ज्यादा बहिष्कृत उनका और ज्यादा हो जाएगा। तो इसकी वजह से वो चाहते थे कि बेसिकली आपका जो दलित कम्युनिटी है, उसको हिंदू कम्युनिटी से अलग ना देखा जाए, बल्कि उसके हिस्से के तौर पर ही देखा जाए। और इसी का परिणाम रहता है कि अंततः हमारे देश में महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के बीच में एक बहस होती है, एक विवाद होता है, डिस्कशन होता है, और इसी डिस्कशन का परिणाम रहता है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट बेसिकली आपका 24 दिसंबर 1932 को हुआ था, जिसमें हिंदुओं के लिए बेसिकली एक अलग निर्वाचन क्षेत्र की बात की गई, यानी कि कहा गया कि हिंदुओं के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र होगा, और उसमें भी दलित वर्ग के लिए बेसिकली एक विशिष्ट आरक्षण की बात की गई थी। यानी कि यहां पर पूना पैक्ट से यह तय हो गया कि भारत में एक दलित कम्युनिटी के लिए अलग इलेक्टोरेट नहीं बनाया जाएगा। दलित कम्युनिटी जो है हिंदू कम्युनिटी का ही हिस्सा मानी जाएगी। हालांकि जो सेपरेट इलेक्टोरेट हिंदू कम्युनिटी के लिए मिलेगा, उसमें दलित कम्युनिटी के लिए कुछ स्पेसिफिक आरक्षण वहां पर दिया गया। तो ये आपका बेसिकली पूना पैक्ट हुआ, जिस पूना पैक्ट पर हमने बात की। अब एक चीज यहां पर आपको याद रखना है कि ये जो आपका रामसे मैकडॉनल्ड का अवार्ड आया था, रामसे मैकडॉनल्ड जो कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 1932 में डिसीजन दिया था। ये चीज थोड़ा सा आप याद रखें, 1932 में आपको जो है कम्युनल अवार्ड देखने को मिला था। तो अब आगे बढ़े आप। हमने पूना पैक्ट के बारे में बात कर ली कि पूना पैक्ट क्या था, पूना पैक्ट किस वजह से आया था, उससे पहले जो कम्युनल अवार्ड था उसमें क्या हमें देखने को मिला था। अब भारत आजाद हो जाता है 1947 में, हमारे देश में संविधान सभा का गठन होता है, और संविधान सभा के गठन के बाद बेसिकली आपका जाति व्यवस्था आधारित सामाजिक भेदभाव
समाज में बहुत ज्यादा बड़ी बाधा के तौर पर सामने आया। जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे देश में बहुत ज्यादा छुआछूत की प्रैक्टिस मौजूद थी, बहुत ज्यादा अनटचेबिलिटी, जाति के आधार पर आपको डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा था। तो इसी को समाप्त करने के लिए तय किया गया कि हम जो है पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान करेंगे। लेकिन जब यह प्रावधान आया तो बेसिकली आपको संविधान सभा में बहुत ज्यादा तीखी बहस देखने को मिली। अब संविधान सभा में जब ये मामला पहुंचा तो अधिकतर लोग इस बात पर सहमत थे कि हमें बेसिकली आपका जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी को कुछ जो है फायदे देने चाहिए, कुछ जो है आरक्षण की व्यवस्था उनके लिए करनी चाहिए। लेकिन लोगों के बीच में, जो हमारे नीति निर्माता थे, जो संविधान निर्माता थे, उनके बीच में बहस का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो इस बात को लेकर के था कि बेसिकली ये जो माइनॉरिटी को हम डिफाइन करेंगे, ये माइनॉरिटी की डेफिनेशन किस आधार पर होगी। यानी कि हम जो माइनॉरिटीज को रिजर्वेशन देंगे वो रिजर्वेशन जाति या सामाजिक संरचना के आधार पर दिया जाएगा या फिर आर्थिक आधार पर दिया जाएगा। और फिर बहस चलती है और बहस चलने के बाद अंततः यह डिसीजन लिया जाता है कि हमारे देश में जो आरक्षण दिया जाएगा वो आपका जाति के आधार पर दिया जाएगा, वो आपकी सामाजिक संरचना के आधार पर दिया जाएगा। तो विरोध और समर्थन दोनों में आपको देखने को मिलता है और फिर उसके बाद अंततः संविधान सभा में सामाजिक आधार पर जो हमारे शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, उनको आरक्षण, उनके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था जो है तय कर दी जाती है। अब ये हमने इसके पूरे इतिहास को देख लिया कि इसकी हिस्ट्री क्या रही है। अब वर्तमान व्यवस्था की अगर आप बात करें तो हमने देखा कि आजादी के समय भारत में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप के लिए आरक्षण की व्यवस्था मौजूद थी। इसके बाद 1991 में एक बड़ा डिसीजन आता है जहां पर मंडल आयोग की रिपोर्ट जो आई थी, उस रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस को भी जो है आरक्षण की व्यवस्था में शामिल कर लिया जाता है। इस पर हम विस्तार से आगे बात करेंगे। इसके बाद 2019 में एक बड़ा डिसीजन आता है, 103वां संविधान संशोधन, 103rd संविधान संशोधन जो है पारित किया जाता है, जिसके माध्यम से ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है, वीकर सेक्शन को 10% का आरक्षण मिलता है। और ये जो 10% का आरक्षण है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, ये भारत में पहले से मौजूद 50% आरक्षण के अतिरिक्त है। और आपको ये चीज याद रखनी है कि भारत में आरक्षण की जो सीमा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय की गई है, वो कितनी है, वो भी आपका 50% है। तो अब इस पर हम आगे बात करेंगे कि ये पूरा मामला क्या है और 50% की सीमा कैसे आई, क्यों आई, और ये जो 10% है ये अब अलग किस तरह से है, इसको अलाउ क्यों किया गया है। इसके बाद 2023 में भी एक संशोधन आया है। 2023 में सरकार की ओर से 106वां संविधान संशोधन, 106th संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पेश किया गया है, जिसके माध्यम से भारत में महिलाओं को विधायिका यानी कि हमारी जो लेजिस्लेचर है वहां पर जो है आरक्षण दिया गया है। हालांकि ये आरक्षण अभी तक भारत में लागू नहीं हुआ है। तो वर्तमान व्यवस्था की अगर आप बात करें, भारत में अभी किसको आरक्षण मिला हुआ है, अभी आप देखें तो शेड्यूल कास्ट को 15% का आरक्षण मिला हुआ है, शेड्यूल ट्राइब को 7% का 7.5% का आरक्षण मिला हुआ है, अदर बैकवर्ड क्लासेस को 27% का आरक्षण मिला हुआ है। इसको अगर आप टोटल करते हैं तो निकल करके आता है आपका 49.5, जो कि आपका सुप्रीम कोर्ट की सीमा है। 1992 इंदिरा साहनी केस में सीमा की पुष्टि की गई थी। इसके बाद सरकार एक और आरक्षण लेकर के आई थी 2019 में, जिसको आप जो है ईडब्ल्यूएस आरक्षण कहते हैं, और वो 10% है। तो ओवरऑल वर्तमान समय में भारत में आपको फिलहाल आपको जो है आप कह सकते हैं 59.5% का आरक्षण भारत में मौजूद है। तो ये हमने आरक्षण की व्यवस्था की बात की कि आरक्षण क्या है और पूरी व्यवस्था वर्तमान समय में आपको क्या देखने को मिलेगी। अब भारतीय संविधान में आरक्षण को लेकर के क्या प्रोविजन किए गए हैं, उनकी अगर आप बात करें, उसको अगर आप देखें तो संविधान के अनुच्छेद 15(4) और संविधान के अनुच्छेद 16(4), इन दोनों अनुच्छेदों में आपको सबसे पहले तो ये दोनों जो है वो फंडामेंटल राइट हैं आपके, भारतीय संविधान के पार्ट 3 का हिस्सा है। तो पार्ट 3 क्या है, पार्ट 3 आपका मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है। तो मौलिक अधिकारों में आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) में आपको जो है आरक्षण की व्यवस्था मिलेगी। संविधान का जो अनुच्छेद 15(4) है वो बेसिकली आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आरक्षण की व्यवस्था की बात करता है, और अनुच्छेद 16(4) जो है वो बेसिकली आपका सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की बात करता है। अब इसके अलावा इन दोनों अनुच्छेदों की बात करें, इसके और अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16, ये आपके इस लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अनुच्छेद 14 की अगर आप बात करें तो वो आपका कानून के तहत समानता यानी कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, यानी कि कानून का समान संरक्षण, इसकी बात करता है। यानी कि कानून की नजर में सभी लोग समान होंगे और किसी भी व्यक्ति पर कानून अलग तरीके से लागू नहीं होगा। अनुच्छेद 15 जो है वो आपका भेदभाव उन्मूलन की बात करता है, डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने की बात करता है। अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य जो है, स्टेट जो है,
वो किसी भी नागरिक के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ इन आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकता। कौन कौन से आधार हैं? तो राज्य आपका धर्म के आधार पर, वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 16 जो है वो सार्वजनिक रोजगार पद पर भेदभाव को समाप्त करता है, यानी कि ये कहता है कि सरकार जो है सरकारी नौकरी देते समय किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगी। कौन कौन से आधारों पर? इसमें भी आधार दिए हुए हैं, आपका धर्म हो गया, मूलवंश हो गया, जाति हो गई, लिंग हो गया, वंश हो गया, निवास स्थान हो गया, जन्म स्थान हो गया। इसके आधार पर आपका स्टेट भी आपके साथ जो है नौकरी के मामले में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। अब ये 3 अनुच्छेदों की हमने यहां पर बात की, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16। अब तीनों अनुच्छेदों के आधार पर आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जो कि भारत में एक सामान्य धारणा भी बनी हुई है, कि अगर भारतीय संविधान जो है वो कानून की नजर में समानता की बात करता है, अगर कानून की नजर में डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त करने की बात करता है, रोजगार के मामले में भेदभाव की बात, तो भेदभाव को समाप्त करने की बात करता है, तो फिर भारत में आरक्षण क्यों है? तो फिर भारत में जाति के आधार पर कुछ लोगों को ज्यादा फायदा क्यों मिलता है? इसके लिए हमें एक और तर्क समझना होगा। एक कोट पर आप यहां पर ध्यान दें, ये कोट है आपका फेलिक्स फ्रैंकफर्ट का। यहां पर कहा गया है, असमानों के साथ समान व्यवहार, असमानों के साथ समान व्यवहार से बड़ी असमानता कुछ नहीं हो सकती है। तो अब ये क्यों किया गया है, इसको आप एक एग्जांपल के समझें। यहां पर इस कोट में कहा गया है कि अगर आप दो व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करते हैं जबकि वो दो व्यक्ति खुद असमान हैं, तो फिर आप जो है वहां पर असमानता करें, फिर आप वहां पर इक्वालिटी लेकर के नहीं आ रहे हैं। इसको एग्जाम्पल से आप समझें। एग्जाम्पल ये रहेगा, मान लीजिए एक रेस यहां पर चल रही है और इस रेस में दो व्यक्ति मौजूद हैं। एक व्यक्ति जो है यहां पर मौजूद है, एक व्यक्ति यहां से शुरू करने वाला है, अंत यहां पर होगा, और एक व्यक्ति यहां से शुरू करने वाला है। अब आप कहते हैं कि मैं इन दोनों व्यक्तियों को समान समय दूंगा यहां पर पहुंचने के लिए, 10 सेकंड दूंगा यहां पर पहुंचने के लिए अंत तक, लेकिन एक व्यक्ति आपका आगे मौजूद है और एक व्यक्ति आपका पीछे मौजूद है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप यहां पर समानता कर रहे हैं, आप यहां पर इक्वालिटी लेकर के आ रहे हैं? क्योंकि एक व्यक्ति के पास तो ज्यादा प्रॉफिट है और एक व्यक्ति जो है आपका पीछे मौजूद है। तो यहां पर समानता तब आएगी जब आप इस व्यक्ति को जो है 10 सेकंड देंगे और इस व्यक्ति को उसी काम को पूरा करने के लिए 15 सेकंड देंगे, क्योंकि वो व्यक्ति आपका पीछे मौजूद है। तो इसीलिए भारतीय संविधान में भले ही कानून के समक्ष समानता की बात की गई है, कानून के समान संरक्षण की बात की गई है, लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय संविधान आरक्षण की बात करता है, क्योंकि जो है जो लोग अनइक्वल हैं, जो लोग पहले से ऐतिहासिक तौर पर आपका असमानता में मौजूद हैं, उनको इक्वालिटी प्रदान करने के लिए, उनको न्याय प्रदान करने के लिए, उनको अलग अलग बेनिफिट देने की जरूरत है। तो ये बेसिकली हमने संविधान के प्रावधानों की बात की। इसके अलावा 1995 में एक संविधान संशोधन आया था, 77वां संविधान संशोधन। इस संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 16 में एक नया खंड ऐड किया गया था। ये नया खंड था, नया आपका सब क्लॉज था 4A। तो 4A जो था, 4A यहाँ पर शामिल किया गया था, जिसमें बेसिकली आपका पदोन्नति में आरक्षण की बात की गई थी, यानी कि आपका प्रमोशन में आरक्षण की बात की गई थी। इसके अलावा आपका 85वां संविधान संशोधन आता है 2001 में, जिसमें खंड 4 में संशोधन किया गया और पदोन्नति में आरक्षण के दौरान एससी और एसटी कम्युनिटी के उम्मीदवारों को अनुषंगी वरिष्ठता को इंग्लिश में कहा जाता है कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी। अब कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। तो यहां पर बेसिकली एससी एसटी उम्मीदवारों के लिए कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी की बात की गई है। इसको एग्जाम्पल से आप समझें, दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति है ए और एक व्यक्ति है बी। ये व्यक्ति ए जो है, इसको अपने क्षेत्र में 10 वर्ष का अनुभव है, इसको सरकारी नौकरी मिली हुई है, 10 वर्ष से व्यक्ति काम कर रहा है। व्यक्ति बी जो है उसको 8 वर्ष का अनुभव मौजूद है। अब व्यक्ति ए जो है वो आपका जनरल कैटेगरी से आता है और व्यक्ति बी जो है मान लीजिए एससी कैटेगरी से आता है या फिर एसटी कैटेगरी से आता है। तो अगर आप इस सिद्धांत की मानेंगे अनुषंगी वरिष्ठता यानी कि कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी, तो यहां पर क्या कहा गया है? सबसे पहले तो जो आपका 77वां अमेंडमेंट था उसने क्या कहा था, आपका जो पदोन्नति होगी, जो प्रमोशन होगा, वहां पर उनको जो है आरक्षण दिया जाएगा। तो मान लीजिए यहां पर आरक्षण मिलता है और जो व्यक्ति बी है उसका प्रमोशन हो जाता है। अब व्यक्ति बी का प्रमोशन हो गया, फिर उसके बाद 2 साल गुजर जाते हैं। अब व्यक्ति ए को 12 साल का अनुभव है और व्यक्ति बी को 10 वर्ष का अनुभव है, लेकिन इसके बावजूद भी यहां पर जब दोबारा पदोन्नति होगी तो यहां पर जो व्यक्ति बी है उसको कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी दी जाएगी और यहां पर हो सकता है कि उस व्यक्ति का प्रमोशन हो जाए। भले ही यहां पर 12 वर्ष का अनुभव मौजूद है, लेकिन आप 85th अमेंडमेंट को अगर आप देखेंगे तो वहां पर कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी दी गई है और व्यक्ति बी को वहां पर सीनियर के तौर पर स्वीकार किया जाएगा। तो इसको कहा जाता है कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी।
ये प्रोविजन आपका 85th अमेंडमेंट से शामिल किया गया था। इसके अलावा भारतीय संविधान में विधायिका यानी कि जो लेजिस्लेचर है वहां पर भी आपका आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके लिए आपको अनुच्छेद 330 मिल जाएगा, अनुच्छेद 332 है, आर्टिकल 24D है, इसके अलावा आर्टिकल 233T है, 335 है। तो ये तमाम प्रोविजन आपका लेजिस्लेटिव में आरक्षण की बात करते हैं। तो ये हमने समझा कि भारत के संविधान में आरक्षण को लेकर के क्या प्रोविजन किए गए हैं। अब ओबीसी आरक्षण की बात करते हैं और ओबीसी आरक्षण में भी एक कॉन्सेप्ट आता है क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं। तो ओबीसी आरक्षण की अगर आप बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले हमारे राष्ट्रपति ने एक आयोग का गठन किया था। इस आयोग को 1978 में गठित किया गया था, दिसंबर 1978 में, और इसको गठित किया गया था बीपी मंडल की अध्यक्षता में, जिस आयोग को आज हम मंडल आयोग के नाम से भी जानते हैं। आयोग का जो गठन हुआ था उसका प्राथमिक काम यही था कि भारत में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है उसको परिभाषित किया जाए। परिभाषित करने के लिए जो क्राइटेरियाज हैं वो क्राइटेरिया डिसाइड किए जाए, मानदंड डिसाइड किए जाएं, और फिर इस पूरे वर्ग का सुधार कैसे हो, इस पूरे वर्ग का उत्थान कैसे हो, उसके लिए सिफारिश करने का काम भी आपका मंडल आयोग को दिया गया था। इसके बाद मंडल आयोग काम करता है और मंडल आयोग बेसिकली ये बताता है कि भारत में जो कुल आबादी है उसमें से तकरीबन 52% आबादी आपका अदर बैकवर्ड क्लासेस की है, ओबीसीज की है। और इसी आधार पर मंडल आयोग अपनी रिपोर्ट में कहता है कि अदर बैकवर्ड क्लासेस को यानी कि ओबीसीज को भारत में 27% आरक्षण मिलना चाहिए। इसके बाद ये जो आरक्षण है इसको लागू कर दिया जाता है और फिर इस आरक्षण के मुद्दे को चुनौती दी जाती है सुप्रीम कोर्ट में। और जिस मामले में चुनौती दी जाती है उस मामले का नाम था इंदिरा साहनी मामला। ये मामला भारत के इतिहास में आरक्षण के कॉन्टेक्स्ट में सबसे इंपॉर्टेंट मामलों में से एक माना जाता है। भारत में कुछ ऐसे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि केशवानंद भारती केस है और एक केस है आपका इंदिरा साहनी केस 1992। अब इंदिरा साहनी केस 1992 में ये जो 27% आरक्षण है, इस आरक्षण को चुनौती मिलती है और सुप्रीम कोर्ट इस आरक्षण को बरकरार रखता है, यानी कि इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है उसको स्वीकार कर लेता है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट इसी मामले में आपका क्रीमी लेयर की अवधारणा भी पेश करता है। अब क्रीमी लेयर की अवधारणा क्या है उसको अगर आप समझें तो क्रीमी लेयर की अवधारणा वर्तमान समय में केवल जो है आपका अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए ही पेश की गई है। तो क्रीमी लेयर बेसिकली आपका ओबीसी के भीतर वो वर्ग है जो तुलनात्मक रूप से कंपैरेटिवली आपका बेहतर है। तो अगर आप क्रीमी लेयर में आते हैं तो फिर आपको ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। तो आप तस्वीर में यहां पर देख सकते हैं, ये मान लीजिए 3 लोग हैं, ये तीनों लोग आपका ओबीसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें से अगर आप देखेंगे तो आपका ये व्यक्ति जो है ये आगे मौजूद है, यानी कि इसके पास कंपैरेटिवली इसकी जो सिचुएशन है वो बेहतर है। तो अब जो आपका क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ये जो आपका ये आगे वाला व्यक्ति है इस व्यक्ति को ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, जबकि जो पीछे वाले व्यक्ति हैं आरक्षण का लाभ उनको मिलना चाहिए। क्योंकि कई रिपोर्ट्स में सामने आया था कि जो ओबीसी आरक्षण है उसमें कुछ कम्युनिटीज को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिल पाता है, कुछ कम्युनिटीज को कम रिप्रेजेंटेशन मिल पाता है। तो ये चीज यहां पर आपको देखने को मिली थी। अब ये डिसाइड कैसे होता है कि क्रीमी लेयर में कौन आता है कौन नहीं आता है, तो इसके लिए भी सरकार ने नियम डिसाइड किए हैं। नियम है इकोनॉमिक, वैसे तो बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं आपके पेरेंट्स, यहाँ पे पेरेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके, तो आपकी इनकम इतनी मैटर नहीं करती है, जबकि जो ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया है वहां पर आपकी इनकम ज्यादा मैटर करती है। ओबीसी क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट में पेरेंट की इनकम ज्यादा मैटर करती है। तो यहां पर क्या कहा गया है कि अगर आपके पेरेंट की इनकम जो है वो 8 लाख रुपए से ज्यादा है तो फिर आप क्रीमी लेयर के मामले में, क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट में आते हैं, क्रीमी लेयर में आप आते हैं और आपको ओबीसी का आरक्षण नहीं मिलेगा। यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पर पेरेंट्स की इनकम शामिल की गई है। आप भले ही 8 लाख रुपए से ज्यादा कमाते हो आपको आरक्षण मिल जाएगा, आपको ओबीसी का लाभ मिलेगा। शर्त यह है कि आपके पेरेंट्स 8 लाख रुपए से ज्यादा नहीं कमाने चाहिए। तो ये यहां पर बेसिकली आपका शर्त जो है डिसाइड की गई है। तो ये आपका हमने बात की कि ओबीसी जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है वो किस तरह से काम करता है। कुछ जो शर्तें हैं वो आपका, अगर आपके पेरेंट्स ग्रुप ए सर्विस में हैं, अगर आपका कोई भी पेरेंट्स, आपके माता पिता में से कोई भी व्यक्ति ग्रुप ए सर्विस में है तो आपको क्रीमी लेयर का जो है, तो आप क्रीमी लेयर में आते हैं, आपको ओबीसी का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आपके पेरेंट्स में से दोनों पेरेंट्स ग्रुप बी में है तो भी आपको लाभ नहीं मिलेगा। और ऐसी ही बहुत सारी शर्तें जो हैं आपका डिसाइड की गई हैं। बहुत जटिल मामला है, कभी अगर क्रीमी लेयर पर कोई खबर आती है तो हम उस पर बहुत विस्तार से बात करेंगे। तो ये ओवरऑल हमने ओबीसी आरक्षण और क्रीमी लेयर के बारे में बात कर ली है। अब बढ़ा जाए एससी एसटी उपवर्गीकरण पर बात की जाए, एससी एसटी सब कैटेगराइजेशन पर बात की जाए। ये भी एक बहुत चर्चित मामला रहा है।
हमने बात की कि ओबीसी के मामले में क्या किया गया है, यहां पर एक शर्त निर्धारित की गई है कि जिन लोगों की इनकम इससे ज्यादा है उन लोगों को आरक्षण नहीं मिलेगा, उन लोगों को लाभ नहीं मिलेगा। तो अब कई लोगों की ओर से डिमांड ये की जाती है कि आपका हमारा जो एससी एसटी आरक्षण है उस आरक्षण में भी इस व्यवस्था को लागू किया जाए, और जिन लोगों का जो इनकम है या जो जिन लोगों ने आरक्षण का जो लाभ है वो निश्चित समय तक प्राप्त कर लिया, इनकी इनकम जो है वो निश्चित लेवल से ऊपर चली गई है, उनको एससी एसटी कम्युनिटी का लाभ, आरक्षण का लाभ जो है नहीं मिलना चाहिए। तो इसके लिए बेसिकली आपका सबसे पहले तो हमारे संविधान में बेसिकली अगर आप अनुच्छेद 341 को देखेंगे तो वहां पर राष्ट्रपति को अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी से पीड़ित जातियों और नस्लों को शेड्यूल कास्ट के तौर पर नामित करने का अधिकार जो है, सूचीबद्ध करने का अधिकार जो है मिला हुआ है। अब उपवर्गीकरण क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो आपका शेड्यूल कास्ट सूची है उसमें कुछ समूहों को तुलनात्मक रूप से कम प्रतिनिधित्व मिल पाता है, ये एक सबसे बड़ी वजह यहां पर मानी जाती है। इसको एग्जांपल से अगर आप समझे तो मान लीजिए एक ग्रुप है, इस ग्रुप में आपका ये पूरा शेड्यूल कास्ट का ग्रुप है, इसमें जो आरक्षण मिलता है, टोटल आरक्षण यहां पर सभी लोगों को मिलता है, लेकिन कुछ जो कम्युनिटीज हैं उनकी सिचुएशन आपका कंपेरेटिवली ज्यादा बेहतर है और सारा आरक्षण का लाभ जो है यही कम्युनिटीज प्राप्त कर लेती हैं। तो अब यहां पर डिमांड ये की जाती है कि ये जो लोग बचे हुए हैं इन लोगों को ज्यादा लाभ मिलना चाहिए, इन लोगों को ज्यादा फायदा मिलना चाहिए। तो इसी को कहा जाता है सब कैटेगराइजेशन, एससी एसटी आरक्षण का सब कैटेगराइजेशन। और इस विवाद की जो शुरुआत हुई थी वो 1975 में तब हुई थी जब पंजाब की सरकार की ओर से पंजाब क्षेत्र के भीतर जो एससी कम्युनिटी है, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी के लिए उस कम्युनिटी में कुछ वर्गों के लिए स्पेसिफिक आरक्षण की बात की गई थी। कुछ वर्ग कौन से थे? दो वर्ग थे, एक तो वाल्मीकि कम्युनिटी और एक मजहबी सिख। इन दोनों कम्युनिटीज के लिए अलग से शेड्यूल कास्ट के भीतर आरक्षण की बात की गई थी, यानी कि पंजाब सरकार ने पंजाब के भीतर शेड्यूल कास्ट की कम्युनिटी के लोगों को जो भी आरक्षण मिलता था उस आरक्षण को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। इसमें कहा गया कि एक जो हिस्सा है वो हिस्सा आपका केवल इन दो कम्युनिटीज का होगा और बाकी जो हिस्सा है वो दूसरी कम्युनिटीज का होगा। इसके बाद इस पूरे मामले को चुनौती दी जाती है। चुनौती इस वजह से दी जाती है क्योंकि इससे पहले 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश का ही एक मामला सुना था और वहां पर इस बात को सब कैटेगराइजेशन करने से इनकार कर दिया था। वो मामला था आपका ईवी चिन्नैया मामला। तो ये जो ईवी चिन्नैया मामला था, इस ईवी चिन्नैया मामले में 2004 में आया था ये। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली ये कहा था कि आप जो है सब कैटेगराइजेशन नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि शेड्यूल कास्ट जो है वो आपका एक होमोजीनस ग्रुप है, यानी कि वो आपका एक पूरी कम्युनिटी है और अगर आप वहां पर उनके साथ भेदभाव करते हैं तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना जाएगा। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली आपका सब कैटेगराइजेशन को रद्द कर दिया था। लेकिन अगर आप रीसेंट कॉन्टेक्स्ट को देखें तो हाल ही में खबर ये आई थी कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने राज्यों को एससी एसटी कम्युनिटी के सब कैटेगराइजेशन को अलाउ कर दिया था, उपवर्गीकरण की अनुमति दे दी थी, क्योंकि इन श्रेणियों के भीतर जो है सबसे जो पिछड़े वर्ग हैं उनको व्यापक सुरक्षा नहीं मिल पा रही थी। तो इसके माध्यम से आपका जो ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य का जो मामला था उस मामले में शीर्ष अदालत ने जो डिसीजन दिया था उस डिसीजन को पलट दिया गया है। तो ये पूरा हमने बेसिकली आपका उपवर्गीकरण की बात की कि उपवर्गीकरण क्या होता है, उपवर्गीकरण की जरूरत क्या है, और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का एक मामला है, उस मामले को आपको याद रखना है, ईवी चिन्नैया केस 2004। और अब सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजों की बेंच थी जिसमें से 6 एक से डिसीजन आया था, जिसमें से 6 जज जो है वो सब कैटेगराइजेशन के पक्ष में थे और एक जज सब कैटेगराइजेशन के विपक्ष में थे। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने पुराने केस को जो आपका 2004 का केस है उस केस को रद्द कर दिया है। तो ये हमने एससी एसटी सब कैटेगराइजेशन की बात की। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय क्या रहे हैं आरक्षण के मामले में, उन निर्णयों को भी देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की अगर आप बात करें तो इसमें जो एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो है आपका 1951 का डिसीजन। उसका केस का नाम था मद्रास राज्य बनाम श्रीमती चंपकम दोर्रे राजन। तो ये जो आपका केस था 1951 का, इसको भारत में आरक्षण के इतिहास में सबसे पहला केस और सबसे इंपॉर्टेंट केस माना जाता है। इसी केस का परिणाम रहा कि भारत में सरकार को जो है पहला संविधान संशोधन पेश करना पड़ा था। इस केस में हुआ क्या था? तो इस केस में बेसिकली आपका उस समय की जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी उसकी ओर से एक ऑर्डर जारी किया गया, एक आदेश जारी किया गया, जिस आदेश में यह कहा गया कि मद्रास में अब जो शिक्षण संस्थान है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें जो है आपका जाति के आधार पर, उनमें आपका जो है कास्ट के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। फिर मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी उसके इस आदेश को चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे आरक्षण को रद्द कर दिया, यानी कि मद्रास प्रेसिडेंसी का जो ऑर्डर था इस ऑर्डर को रद्द कर दिया गया। क्यों रद्द कर दिया गया?
उसमें यह कहा गया कि भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 16 है वो आरक्षण की बात करता है। उस समय तक भारतीय संविधान में अनुच्छेद 15(4) नहीं हुआ करता था, उस समय केवल 16(4) हुआ करता था। तो ये कहा गया संविधान में कि बेसिकली आपका जो है आप केवल 16(4) शामिल है। और 16(4) क्या करता है? अनुच्छेद 16(4) आपका सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात करता है। तो इसके बाद ये डिसीजन आया, मद्रास प्रेसिडेंसी के ऑर्डर को रद्द कर दिया गया। फिर उसी को देखते हुए भारत सरकार ने पहला संविधान संशोधन पेश किया और पहले संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में जो अनुच्छेद 15 था, उस अनुच्छेद 15 में एक सब क्लॉज ऐड किया गया, खंड 4, यानी कि अनुच्छेद 15(4) ऐड किया गया संविधान में, जिसके माध्यम से भारत में शिक्षण संस्थानों में नौकरी आपको प्राप्त हो पाती है, शेड्यूल्ड क्लास और शेड्यूल्ड कम्युनिटी के लोगों को प्राप्त हो पाती है। तो आप क्या समझें यहां से? आपको यह समझना है कि भारतीय संविधान जब लागू हुआ था तब उसमें आरक्षण का केवल एक ही प्रावधान था, वो है आपका अनुच्छेद 16(4). इसके बाद एक और अनुच्छेद आता है, एक आर्टिकल, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है 1951 में, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसके माध्यम से आर्टिकल 15(4) शामिल किया जाता है। फिर 1991 में आपको याद होगा ओबीसी आरक्षण आता है। फिर 2019 में ईडब्ल्यूएस आरक्षण आता है। 2023 में आपका विमेन रिजर्वेशन आता है। तो ये पूरा भारत में इतिहास रहा है। इसके अलावा अगला जो केस है, हमने बात की थी कि ये केस आपका भारत के इतिहास में सबसे इंपॉर्टेंट केसेस में से एक माना जाता है, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ विवाद 1992। ये विवाद क्या था? इस विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने दो इंपॉर्टेंट डिसीजन दिए थे। एक तो ये था कि भारत में क्रीमी लेयर लागू होगी, दूसरा डिसीजन ये था कि भारत में जो आरक्षण की सीमा होगी वो आपका 50% तय की जाएगी। क्या मतलब हुआ इसका? यहां पर बेसिकली आपका ये कहा गया कि भारत में जितना भी आरक्षण लागू होगा वो आरक्षण आपका 50% से ज्यादा नहीं हो सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में जरूर दोहराया था कि 50% की सीमा को हम तोड़ सकते हैं, जैसे कि तमिलनाडु के मामले में तोड़ा गया है, लेकिन उसके लिए जो सरकार है उस सरकार को डेटा के आधार पर यह सिद्ध करना होगा कि जिस कम्युनिटी को वो एक्स्ट्रा आरक्षण दे रहे हैं, जो अतिरिक्त आरक्षण दिया जा रहा है, वो कम्युनिटी असल मामले में डेटा के आधार पर पिछड़ी हुई है, चाहे वो नौकरियों के मामले में पिछड़ी हुई हो, चाहे वो शिक्षण संस्थानों के मामले में पिछड़ी हुई हो, लेकिन डेटा के आधार पर इस बात की पुष्टि करना अनिवार्य है। तो तमिलनाडु की सरकार ने इस बात की पुष्टि की थी, जिसका परिणाम रहा कि तमिलनाडु में जो आरक्षण की सीमा है, जो आरक्षण की लिमिट है 50% की, उस लिमिट को ब्रीच किया जा चुका है। लेकिन आपको याद होगा एक मामला भी बिहार का भी सामने आया था, जहां पर आरक्षण की सीमा को बढ़ाया गया था, आरक्षण की 50% की सीमा को तोड़ा गया था। सबसे पहले बिहार में जो हाईकोर्ट है उसकी ओर से, पटना हाईकोर्ट की ओर से, इस पूरे बिहार सरकार का जो पूरा कानून था उस कानून को रद्द किया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट में भी यह मामला पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस मामले को रद्द कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट का भी मानना था कि बिहार सरकार ने जो 50% की सीमा को तोड़ा है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, और बिहार सरकार ने डेटा के आधार पर बिल्कुल भी इस बात की पुष्टि नहीं की है कि बिहार में जिन वर्गों को ज्यादा आरक्षण दिया जा रहा है उनको असल में उस आरक्षण की जरूरत है। तो ये बेसिकली आपका 50% की सीमा यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने तय की हुई है। एक मामला आपका एम नागराज बनाम भारत संघ विवाद में आया था 2006 में। ये जो विवाद था इसमें आपका संविधान के अनुच्छेद 16(4)(a) को चुनौती दी गई थी। 16(4)(a) क्या है? हमने बात की थी संविधान का 16(4)(a) 77th अमेंडमेंट के माध्यम से शामिल किया गया था। 77th अमेंडमेंट क्या था? 77th अमेंडमेंट आपका प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात करता है। किसमें? प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात करता है। तो इसको चुनौती दी गई कौन से केस में? एम नागराज बनाम भारत संघ विवाद 2006 में। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 16(4)(a) की संवैधानिक पुष्टि कर दी थी, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पर वैध माना था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एम नागराज बनाम भारत संघ विवाद में यह भी कहा था कि भारत में अब जो भी आरक्षण की नीति लागू होगी उस नीति को 3 शर्तें पूरी करनी होंगी, 3 जो है आवश्यकताएं पूरी करनी होंगी। तो ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से 2006 में 3 शर्तें डिसाइड की गई, यानी कि कहा गया कि अगर सरकार, स्टेट, जिसमें आपका सेंट्रल गवर्नमेंट भी शामिल है, जिसमें आपका स्टेट गवर्नमेंट भी शामिल है, अगर स्टेट कोई भी आरक्षण की नीति लेकर के आता है तो उसे 3 शर्तें पूरी करना अनिवार्य है। कौन कौन सी शर्तें हैं? सबसे पहला यह है कि एससी एसटी समुदाय सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, उस आरक्षण को इस बात की पुष्टि करनी होगी। जिस भी कम्युनिटी को दिया जा रहा है आरक्षण वो सामाजिक तौर पर पिछड़ा है, इस बात की पुष्टि होनी चाहिए। इसके अलावा सार्वजनिक रोजगार में एससी एसटी समुदायों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, इस बात की पुष्टि करनी होगी। और फिर आरक्षण नीति जो है वो प्रशासन में समग्र दक्षता को प्रभावित नहीं करती है। अब ये एक इंपॉर्टेंट बात है जिस बात को आपको याद रखना है कि एम नागराज केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था?
2006 के एम नागराज केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण की नीति फ्रेम करते समय सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जो आरक्षण की पॉलिसी है वो एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी यानी कि प्रशासन की दक्षता को प्रभावित नहीं कर रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट जो है स्टेटमेंट आपका एम नागराज केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। तो ये हमने सुप्रीम कोर्ट के जो तमाम निर्णय रहे एससी एसटी मामले में या फिर आप कहें रिजर्वेशन के मामले में, उस पर हमने बात की। तो ये अब तक का पूरा भारत में रिजर्वेशन का इतिहास क्या रहा है उसको हमने समझा, नेचर क्या रहा है उस पर हमने बात की, संविधान में क्या प्रावधान है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है इस मामले में, क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट क्या है, 50% की सीमा क्या है, इन तमाम बिंदुओं को हमने इस पूरी वीडियो में समझने की कोशिश की। वैसे तो आरक्षण का जो पूरा विषय है वो बहुत बड़ा है, बहुत विस्तार से बहुत डिटेल तरीके से इस पर बात की जा सकती थी, लेकिन समय की सीमा को देखते हुए हमने पूरी कोशिश की कि आरक्षण का जो पूरा टॉपिक है उस टॉपिक को इस वीडियो में कवर किया जाए, टॉपिक से जुड़े जितने भी बिंदु हैं उन बिंदुओं को इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाए। तो इसी नोट के साथ अब एक सवाल आपके लिए यहाँ पर मौजूद है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि संविधान का 106वां जो संविधान संशोधन था वो किस टॉपिक से जुड़ा हुआ है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए ईडब्ल्यूएस आरक्षण, ऑप्शन बी महिला आरक्षण, ऑप्शन सी एससी एसटी पदोन्नति यानी कि प्रमोशन रिजर्वेशन, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस सवाल पर हमने वीडियो में बात की थी, इस पर डिस्कशन किया था, तो अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो आप इस सवाल का जवाब जो है आसानी से कमेंट बॉक्स में दे पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने साथियों को परिवारजनों को वीडियो के बारे में बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।